जय हिंद साथियों, बीसीसी कैरियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपके परिवार और आपको दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे और टॉपिक का नाम है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। बहुत जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जो मुख्य विशेषताएं थी, उनके संदर्भ में हमने पिछले जो 3 सेशन थे, पिछली जो 3 क्लासें थी, उनमें हमने चर्चा की है। चाहे वह संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में हो या एकात्मकता और संघात्मकता के क्या लक्षण हैं उनके संदर्भ में हो, या लचीलापन कठोरता का समन्वय की बात हो, या एकल नागरिकता जैसी विशेषताओं के संदर्भ में हो, लिखित व निर्मित संविधान, और इन सब के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा पिछले 3 जो हमारे सेशन हुए हैं उनमें की है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे सेशन में और हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम हो या एसएससी, रेलवे या आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ यदि ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हैं तो पूरी जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है उनमें जो जितने भी टॉपिक हैं उनका रोड मैप आपके तैयार हो जाता है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगली जितनी भी विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में हम और चर्चा करेंगे कि आगे जो विशेषताएं बची हैं उनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और भारतीय संविधान की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनके संदर्भ में आज इस लास्ट सेशन में इस टॉपिक के विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो ये है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से, अगली विशेषता, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि हमने कई स्रोतों से, कई देशों के संविधान से हमने जो है आपके उन देशों के संविधान का अध्ययन किया है और उनके प्रावधानों को, उनके संवैधानिक प्रावधानों को हमने अपनाया है। तो ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमने कई देशों के संविधान से बहुत सारे जो प्रावधान है वो हमने लिए। अब देखिए, चर्चा करें जब इनके संदर्भ में, तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन, हमारा संविधान जो तैयार हुआ है या वर्तमान में हम जिस संविधान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो संविधान वर्तमान में हमारे देश में लागू है, क्या वो संविधान संविधान निर्माताओं के द्वारा, क्या उन संविधान में जो स्रोत हैं, जो प्रावधान है वो कहीं से लिए गए हैं? ये इसी विशेषता को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, हम जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो भारतीय संविधान का है 1935 का अधिनियम, सबसे बड़ा स्रोत। और सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। और इस 1935 के अधिनियम का हमने कितना हिस्सा लिया है? 2/3 हिस्सा भारतीय संविधान में हमने इस 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया है। हमने पिछले वाले सेशन में भी इसके संदर्भ में बात की थी, इसलिए भारत के संविधान को उदार का संविधान कहते हैं, या भारत के संविधान को क्या कहते हैं? 1935 की क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी भी कहते हैं। पिछले सेशन में हमने इसके संदर्भ में चर्चा की है। तो सबसे पहली बात तो यही है, हम जिस विशेषता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं उन विशेषता में आपको सबसे पहला बिंदु याद होना चाहिए कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यदि कोई है तो वह 1935 भारत शासन अधिनियम, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया, भारत में शासन
के संचालन हेतु। लेकिन उस समय की जो पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया। नेहरू ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा कि एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन ही क्या है, गायब है। और इसकी आलोचना करते हुए नेहरू और उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। और इसी 1935 में वर्णित बहुत सारे प्रावधान थे। उन बहुत सारे प्रावधानों को हमने हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते हुए हमारे देश के संविधान में उन प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत फेमस कथन है, यहाँ से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका कथन इंपोर्टेंट हो जाता है इस विशेषता में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कई देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण कई देशों के संविधान को, कई देशों के संविधानों को छानने के बाद किया। हमने ऐसा कहा जाता है कि जब भारतीय संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनमें जो प्रावधान थे, उस प्रावधानों को अपनाया। जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं संविधान के विभिन्न स्रोत, जैसे हमने आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जैसे हमने न्यायपालिका जुडिशल रिव्यू जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। इस प्रकार हमने बहुत सारे देशों के संविधानों से प्रावधानों को उठाया और उसको छानने के बाद उसमें परिवर्तन करते हुए हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार उस प्रावधानों को हमारे भारत के संविधान में हमने अपनाया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके संदर्भ में जब आलोचना होती है कि भारत का संविधान तो उदार का संविधान है, उदार का थैला इसको कहा गया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस आलोचकों को वापस जवाब देते हैं। और जवाब स्वरूप क्या कहते हैं कि मुझे ये गर्व है, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान से इनको ग्रहण किया गया, या भारत का संविधान आपके उदार का संविधान है, हमने कई देशों के संविधानों के प्रावधानों को अपनाया है। ये कहते हुए मुझे गर्व होता है, क्योंकि उन प्रावधानों को हमने हुब टू हुब हमारे भारतीय संविधान में लागू नहीं किया है, हमने उसमें परिवर्तन करते हुए, उनमें संशोधन करते हुए हमने अपनाया है। और जो प्रावधान दूसरे देशों में है, जो हमारे भारत के लिए उचित है, भारत की राज्यों की शासन व्यवस्था के लिए यदि उचित है, भारत की जनता के कल्याण के लिए यदि वो प्रावधान उचित है, तो उनको अपनाना कतई गलत नहीं होगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। तो दोनों कथन, दोनों उनके जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा कि संविधान निर्माण जो भारत का हुआ है वो कई देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया। और डिजिट आपके सामने है कि लगभग 60 देशों के संविधान का हमने अध्ययन भारतीय संविधान सभा ने किया है। तो ये जो है आपके भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण एक विशेषता है। इनके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश के संविधान की विशेषता है कि हमने कई देशों के संविधानों को आपके अपनाया। अब हम चर्चा करते हैं और भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता हैं, इनके संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है विशेष तौर पर। अगली जो विशेषता है वो है भारतीय संविधान की संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की व्यवस्था। और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान हमें कहां मिलता है? आप जब पढ़ेंगे संविधान का भाग 20, और इस भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 368,
और यह आर्टिकल 368 या संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने किस देश के संविधान से ली है, आपके दक्षिण अफ्रीका। आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन सी प्रक्रिया ली है, संविधान संशोधन की क्या ली है, प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में, अगला प्रश्न, तो आपको सीधा ध्यान होना चाहिए आर्टिकल 368। और संविधान का भाग कौन सा है, आपके भाग 20। तो जब संविधान संशोधन की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। संसद जब चाहे मूलभूत ढांचे की अवधारणा का पालन करते हुए या जो कानून, जो विधि जनता के हित में हो, जो संविधान का उल्लंघन नहीं करती हो, इस सारे नियमों का पालन करते हुए संसद संविधान में किसी भी प्रकार का क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। और आप सबको पता है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें आपके 3 प्रकार से यहाँ संशोधन होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, ये पहली प्रक्रिया। दूसरी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो है आपके विशेष बहुमत, या इस विशेष बहुमत को मैं क्या कह सकता हूं, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। और तीसरी जो प्रक्रिया है वो है आपके विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ क्या है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये 3 प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, जिसका वर्णन जो है, जिसका संवैधानिक प्रावधान जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, 368 में। तो ये भी आपको सामान्य जानकारी संविधान संशोधन के संदर्भ में याद रखनी है। जिस संविधान का निर्माण किया गया है, जो 1950 की परिस्थितियां थी, क्या वो परिस्थितियां आगे रहने वाली हैं? नहीं। आगे परिस्थितियां जब चेंज होगी तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, ताकि परिस्थितियों के अनुसार इसमें क्या कर सके, परिवर्तन कर सके, ताकि ये एक मूर्त दस्तावेज बनकर ना रहे, ये जीवंत दस्तावेज के रूप में क्या करे, कार्य करे। और भारत में जो है आज तक बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, लगभग 105 106 जो है आपके संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो बहुत सारे संशोधन हुए हैं। और ज़्यादा संशोधन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है, लचीला है। और एक और अमेरिका, जहाँ पे बहुत कम संशोधन हुए, क्योंकि वहाँ का संविधान क्या है, कठोर है। कठोरता और लचीलेपन का भी हम निर्धारण किससे करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से करते हैं। तो इस बात के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि संविधान में किसकी व्यवस्था है, आपके संशोधन की क्या है, व्यवस्था है। अब देखिए अगली कौन सी विशेषता है। देखिए 2 विशेषताओं के संदर्भ में हमने चर्चा की, विभिन्न स्त्रोतों से भी, और आपके संविधान संशोधन की शक्ति। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। अभी हमने बात की है संविधान संशोधन के संदर्भ में, हमने कहा कि संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। बात करें आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में, तो आपातकालीन प्रावधान का जो संवैधानिक प्रावधान है वो कौन सा भाग करता है, आपके भाग 18। और भाग 18 में जो अनुच्छेद है वो है आपके अनुच्छेद 352 से लगाकर अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान करते हैं। और ये जो आपातकालीन प्रावधान है, ये आपातकालीन प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, आपके जर्मनी के संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हैं, तो जर्मनी के संविधान से, जिस संविधान को हम क्या कहते हैं, वाइमर संविधान, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। इस जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिए हैं, आपातकालीन प्रावधान लिए। और आप सबको पता है 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के आपातकाल? सबसे पहला जो आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल।
राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 352। जब देश में युद्ध हो जाए, जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, जब विदेशी आक्रमण देश में हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति देश, संपूर्ण देश में या देश के किसी भी भाग में संविधान के आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए संविधान में किसकी, आपके देश में किसकी उद्घोषणा कर सकता है? आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल, या मैं इसे क्या कह सकता हूं? राष्ट्रपति शासन। ये जो आपातकाल का दूसरा प्रकार है, इसका संवैधानिक प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? 356। और ये आपातकाल कब लगाया जाता है? ये आपातकाल जब राज्य में सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की क्या हो जाए? विफलता हो जाए, और जब केंद्र जो आदेश जारी करे, केंद्र जो निर्देश जारी करे, उसका राज्य सरकार पालना नहीं करती है, तो उस समय केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में एक काम करता है जो राज्य का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल। और राज्यपाल ये सूचना किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस राज्य में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की क्या करता है? घोषणा करता है। आर्टिकल 356। इनके संदर्भ में भी डॉक्टर ने कहा इस भाग में जो आपके आपातकाल हैं, ये जो भाग हैं, इसकी बहुत कम आवश्यकता होगी। ये तो धीरे धीरे ये भाग जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जस्ट विपरीत हुआ। आप सबको पता है संविधान लागू होते ही आपके पंजाब में जो है आपके इमरजेंसी लगी पेप्सू कानून को लेकर, पेप्सू विधेयक को लेकर, और ये बहुत ज़्यादा विवादित रहता है। ये केंद्र और राज्य के बीच में एक दूरी पैदा करने का काम करता है, और ये विवादास्पद भी है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि ये किसका लक्षण है? आपातकालीन प्रावधान जो है वो एकात्मकता के क्या है? लक्षण। और तीसरा जो आपातकाल है वो कौन सा है? आपके वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो इसका संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 360 में। ये आपसे प्रॉपर पूछ लिया जाए कि वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो अलग से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, नोट वाली बात क्या है कि वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका। सीधा सवाल आ जाए कि आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किए, तो क्या उत्तर होना चाहिए? जर्मनी। आपसे पूछ लिया जाए कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसका प्रयोग भारत में अब तक नहीं किया गया, जिसका वर्णन संविधान का आर्टिकल 316 करता है, ये प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आपको याद रखना है ये प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किए। तो ये सामान्य जानकारी आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में, संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, कितने प्रकार से आपातकाल लगाए जाते हैं, ये एक बेसिक जानकारी हमने ली है। जब आगे टॉपिक आएगा तो इसके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक रोड मैप आपके तैयार हो रहा है। ये सारे जितने भी टॉपिक आगे होने वाले हैं उनके संदर्भ में एक सामान्य जानकारी हम भारतीय संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक में क्या कर रहे हैं? पूर्ण करे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की क्या विशेषता है? यहां आपको विशेषता याद रखनी है कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय। अब इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जब हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं तो संविधान का जब भाग 5 आप पढ़ते हैं, और भाग 5 में जब आप पढ़ते हैं संविधान का आर्टिकल 124, इस आर्टिकल 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में क्या मिलती है? संवैधानिक प्रावधान इनके संदर्भ में मिलता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 28 जनवरी सन 1915 को हुई थी, और हीरालाल जे कानिया इस सर्वोच्च न्यायालय के क्या बने थे? पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। इस सर्वोच्च न्यायालय की क्या विशेषता है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो धारणा है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनसे संबंधित जो धारणाएं हैं वो हमने किस देश के संविधान से ली हैं? अमेरिका से ली है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ये विशेषता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है?
स्वतंत्र है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, निष्पक्ष है, और ये भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, विशेषता है, ये क्या है, आपके एकीकृत है। हमने भले ही अमेरिका से इस सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में या न्यायिक जो बातें हैं, वो न्यायिक जो प्रावधान है वो हमने ग्रहण किए हैं, लेकिन हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जितना शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका का है उतना भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। भले ही हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली है, कल वाले सेशन में ही हमने पढ़ा है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, अंतर है। भारत की संसद जो है ब्रिटेन से क्या है, कम सर्वोच्च। तो ये प्रणाली हमने क्या किससे ली है, अमेरिका से, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या है, एक सामंजस्य वाली स्थिति, बीच वाली स्थिति को हमने अपनाते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को भारत के संविधान में हमने अपनाया। अब देखिए सर्वोच्च है ये, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सबसे शीर्ष स्तर पर कौन है, आपके सुप्रीम कोर्ट है। और इन सारे जो राज्यों के हाई कोर्ट हैं, आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यों में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आपके जो 25 उच्च न्यायालय हैं, ये सारे 25 उच्च न्यायालय किसके प्रति उत्तरदायी हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी हैं। और सबसे जो आपके निम्न स्तर पे हैं वो है आपके डिस्ट्रिक्ट। तो ये एकीकृत है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सारी जो शक्तियां हैं, शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां अलग हैं और राज्य में प्रांतों में जो स्थित आपके हाई कोर्ट है उनकी शक्तियां क्या है, अलग है। स्वतंत्र है ये, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर जो प्रावधान है, कॉलेजियम जो प्रणाली है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं स्वतंत्र है। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके कार्यकाल जो संविधान के द्वारा निर्धारित है, 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो, उसमें संसद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं आपके ये क्या है, स्वतंत्र है। हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है और भारत की न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है। क्योंकि सर्वे सर्वा कौन है, सुप्रीम कोर्ट। हम किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ या जिला न्यायालय के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एकीकृत कैसे हैं, शक्तिशाली कैसे हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश जारी करता है उन सभी आदेशों को मानना, जितने भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय है उनको मानना क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये इस हिसाब से हमें भारत की न्याय प्रणाली के संबंध में आपको ध्यान रखना है। इसी सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और अमेरिका के संविधान से ही हमने जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान भी लिया है, जो संविधान के आर्टिकल 137 में वर्णित है। अमेरिका के संविधान से ही हमने न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया है और ये जो प्रावधान है ये आपके संविधान के आर्टिकल 13(2) में क्या है, वर्णित। तो ये दोनों प्रावधान भी हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से हमने लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जितनी भी बेसिक जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या प्रकृति है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, इसका गठन कब हुआ है, संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस देश के संविधान से हमने इनको लिया है, इनको एकीकृत क्यों कहते हैं, और इनके साथ साथ संविधान के आर्टिकल 137 में जो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की पावर है और न्यायिक समीक्षा की जो पावर है वो भी हमने किस देश के संविधान से ली है, आपके अमेरिका के संविधान से ली है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जितनी भी शक्तियां हैं वो भी आपको याद रखनी है और ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सी भारतीय संविधान की आपके विशेषता है। तो अगली जो विशेषता है वो है आपके वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इस देश में जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो गई है, अब आप सबसे पहला प्रश्न यही है कि वयस्क मतदाता आप किसको कहेंगे। तो वयस्क मतदाता की क्या परिभाषा है, तो वयस्क मतदाता की परिभाषा है कि जो व्यक्ति जिसकी आयु कितनी हो गई है, 18 वर्ष,
और जिस व्यक्ति का नाम किसमें है, मतदाता सूची में, किसमें है, मतदाता। इन दोनों शर्तों को यदि कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वयस्क मतदाता कहेंगे। क्या यह आयु मूल संविधान में 18 वर्ष थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 18 वर्ष की ये जो आयु है, इनसे पहले मूल संविधान में ये जो आयु थी वो कितनी थी, 21 वर्ष निर्धारित की थी। संविधान का 61वां अमेंडमेंट एक्ट सन 1989 में संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करते हुए इस आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, इस आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान के आर्टिकल 326 में जो मताधिकार की आयु है इसको घटाकर कब कम किया गया, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 61वां अमेंडमेंट एक्ट सन 1989। सबको मत देने का क्या है, अधिकार है। आप जब पढ़ेंगे संविधान का आर्टिकल 325 तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वभौम मताधिकार लोगों को है, तुम किस धर्म के हो, किस जाति को, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही संविधान लागू होने से पहले या ब्रिटिश शासन के दौरान आपके सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि किस आधार पर हुआ है, सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ है। आजादी से पहले या संविधान निर्माण से पहले तो केवल 10% लोगों को ही मत देने का क्या था, अधिकार था। आज ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान की यह भी एक विशेषता है। आप जब पढ़ेंगे संविधान का भाग 15 और भाग 15 में ही आपको संविधान का आर्टिकल 326 जो वयस्क मताधिकार के संदर्भ में क्या करता है, प्रावधान करता है। और ये दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ मत देने के में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 326 जो हमें वयस्क मताधिकार देता है। तो सिंपल सी बात है, आपको वोट देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, 326 जो है वो। अब क्या सबको वयस्क मताधिकार है? तो बिल्कुल है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपको वयस्क मताधिकार कब मिलेगा, आप वयस्क मतदाता कब कहलाएंगे? तो सबसे पहले किन किन आधारों पर आपको मत देने के अधिकार से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, वंचित करने के जो तरीके हैं वो संविधान में उल्लेखित हैं, आर्टिकल 326 में उल्लेखित हैं। और वंचित करने के कितने तरीके हैं मत देने के अधिकार से? 4 तरीके। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? सबसे पहला तरीका है अनिवास। आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, या आप राजस्थान में मत देना चाहते हैं और आप नागरिक हरियाणा के हैं, तो निवासी होना जरूरी है। अनिवास के आधार पर आपको मत देने के अधिकार से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। ये संविधान का आर्टिकल 326 वर्णन करता है। तो 326 में 2 प्रकार की बातें हो गई, मत देने का अधिकार भी देता है और आपको किस कारणों से मत देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता। तो वंचित और अधिकार इन दोनों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है आर्टिकल आपके 326। दूसरा जो कारण है आपको वंचित करने का वो ये है चित्त विकृति। आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आप चित्त विकृत है, तो भी आपको मत देने के अधिकार से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। और कौन कौन से आधार हैं? तीसरा आधार है अपराध। आप किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो, ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा ये कारण है अपराध, जिसके कारण आपको मत से वंचित किया जा सकता है। और चौथा है भ्रष्ट आचरण। आपका आचरण सही नहीं है, आपका आचरण क्या है, अवैध है, वैध नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है। आचार संहिता के दौरान यदि आपने चुनाव के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है आपने, तो आप पे धाराएं लगी हुई हैं आचार संहिता के उल्लंघन की। आपका आचरण सही नहीं है, आप लोगों को पैसे देकर आप मत खरीदना चाहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों पे, अवैध आचरण वाले व्यक्तियों को भी मत देने का अधिकार नहीं है। तो दोनों प्रकार की बातें की हैं। अब वयस्क मतदाता को लेकर आपके
आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी आपको बात पढ़नी है। संविधान का आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 वयस्क मतदाता के संबंध में प्रावधान करता है, और वयस्क मतदाता का जो अधिकार है, मताधिकार है, इससे आपको वंचित कैसे किया जा सकता है, इसके संदर्भ में भी क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। इन दोनों बातों को आपको आर्टिकल 326 में क्या रखना है, याद रखना है। ये और हमारे भारतीय संविधान की क्या है विशेषताएं हैं कि हमारे यहाँ पे वयस्क मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार, सार्वभौम मताधिकार, इसी वयस्क मताधिकार को मैं क्या कह सकता हूँ, सार्वभौम मताधिकार। तो ये और हमारे भारतीय संविधान की क्या है विशेषता, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आगे बढ़ते हैं इसी सेशन को बढ़ाते हुए, और जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तीसरी जो अगली जो विशेषता वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। संविधान का 73वां व 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो स्थानीय स्वशासन को क्या देता है, संवैधानिक दर्जा देता है। और इसी 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा जाता है, आपके भाग 9 जोड़ा जाता है। और 74वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा भाग जोड़ा जाता है, भाग 9A जोड़ा जाता है। और इस 73वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और 74वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, आपके 12वीं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, आपके 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, आपके 18। तो तीसरा स्तर, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक ग्रामीण स्तर पे ये जो तीसरा स्तर है, जो गांधी जी का सपना था कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहाँ निवास करती है, आपके गांवों में निवास करती है। लोगों को भी, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनमें भी राजनीतिक सक्रियता हो, उनको भी इस लोकतंत्र में विश्वास कैसे पैदा हो, वो भी अपना राजनीतिक करियर बना सके, राजनीति में आकर एक छोटे स्तर से शुरुआत कर सके, वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, फिर आगे विधायक वगैरह बन के एक राजनीतिक करियर की शुरुआत, एक प्लेटफॉर्म जो है नेहरू ने इस पे बहुत कार्य किया है। बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने स्थानीय स्वशासन को लेकर चलाए, चाहे वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्व विस्तार कार्यक्रम। महात्मा गांधी का सपना जो नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का आपके नागौर के बगदरी गांव से शुभारंभ करके इनको प्रारंभ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन जो है ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, एक विशेषता है। इसके संदर्भ में भी आपको विशेष तौर पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, संविधान में एक भाग है भाग 3, और भाग 3 किसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है, मौलिक अधिकारों के संबंध में। और ये मौलिक अधिकार का जो भाग 3 है ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, ये मौलिक अधिकार हमने भाग 3 में जो वर्णित है अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किए। अब बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, जिन्होंने सबसे पहले क्या दिए, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। और उस घटना को हम क्या कहते हैं, मेग्ना कार्टा। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को हम किस नाम से जानते हैं, मेग्ना कार्टा के नाम से भी जानते। बात करें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो ये मौलिक अधिकार जो हैं ये मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इनकी कितनी संख्या थी, आपके 7। मूल संविधान में इनकी संख्या थी आपके 7। और वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में इनकी संख्या है आपके 6। तो विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है कि 6 वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, आप सबको पता है। संविधान का 44वां अमेंडमेंट एक्ट सन 1978 में अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 31 में वर्णित है, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते हुए इसको संविधान के आर्टिकल 300 में शामिल कर दिया। और इसको किस प्रकार के अधिकार की मान्यता दे दी गई, विधिक अधिकार की क्या दे दी गई, मान्यता दे दी गई।
और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं 6 मौलिक अधिकार? सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसका संवैधानिक प्रावधान है 14 से लगाकर 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका संवैधानिक प्रावधान है 19 से 22। तीसरा मौलिक अधिकार है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 23 व 24 में। चौथा मौलिक अधिकार है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लगाकर 28 तक, जिसका संवैधानिक प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लगाकर 28 तक, जिसका संवैधानिक प्रावधान है। और अगला जो मौलिक अधिकार है वो है आपके शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जिसका संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 29 व 30 में। और लास्ट जो मौलिक अधिकार है वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 32। इसी आर्टिकल 32 के संदर्भ में बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 क्या है, भारतीय संविधान की क्या है, आपके आत्मा है। यह आर्टिकल 32 ही सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसकी बदौलत आज तक हैं? तो आर्टिकल 32 की बदौलत। यही हमें एक सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या प्रदान करते हैं, एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। और इसी आर्टिकल 32 में वर्णित 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैडेमस, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, और इसी में है आपके अधिकार परीक्षा, आपके इसी में है आपके जिसे हम कहते हैं आपके उत्प्रेक्षण लेख। तो ये सारी जो 5 प्रकार की रीटें हैं, इन सभी रीटों का वर्णन हमें किस आपके आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 32। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार वर्तमान भारतीय संविधान में है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये विशेषता भी आपको महत्वपूर्ण आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगली भारतीय संविधान की विशेषता है आपके मौलिक कर्तव्य। क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे? नहीं। मौलिक कर्तव्यों की जो धारणा है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? रूस के संविधान से। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो वैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है। मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये वैधानिक नहीं है। ये मूल संविधान में भी नहीं थे। हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? रूस के संविधान से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में। आपातकाल के दौरान देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री थे रक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह। और सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, जिसमें आपके क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और किस समय की बात है? आपके इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और इस समय देश में क्या लगी हुई थी? आपके इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। इसी आपातकाल इमरजेंसी के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह जो खुद और इनके साथ 11 सदस्यीय ये क्या थी? कमेटी थी। और इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर देश में 11 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े? 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य, जिनकी प्रकृति है वैधानिक नहीं है, न्यायोचित नहीं है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता जिनको,
और 12वां जो मौलिक कर्तव्य है, 12वां मौलिक कर्तव्य वो है 6 से लगाकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में प्रावधान करता है आपके 12वां मौलिक कर्तव्य। और ये कब जोड़ा था? संविधान का 86वां अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का 86वां अमेंडमेंट एक्ट 2000। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12। तो मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान की विशेषता है जो मूल संविधान में नहीं थे लेकिन बाद में जोड़े गई। वर्तमान में ये विशेषता है भारतीय संविधान की। और इसकी प्रकृति क्या है, किस देश के संविधान से हमने लिए हैं, किस समय इनको अपनाया गया, कौन थे देश के प्रधानमंत्री, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं और कौन सा संशोधन हुआ, आपके 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में। और कौन सी विशेषता है? अगली विशेषता है भारतीय संविधान की राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। जो प्रकृति मौलिक कर्तव्यों की है वही प्रकृति इनकी है। नीति निदेशक तत्व की प्रकृति है ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य व न्यायोचित नहीं। अर्थात ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से, जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन से क्या है, बाहर है। और बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, इस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। आयरलैंड के संविधान से इस नीति निदेशक तत्वों को ग्रहण किया गया। और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान का भाग 4 इसके संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। और प्रॉपर हम बात करें अनुच्छेदों की तो अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक इसका क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। तो संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और इनकी प्रकृति है कि ये वाद योग्य नहीं है, इनकी प्रकृति है कि ये न्यायोचित नहीं है। तो ये विशेषता भी आपको महत्वपूर्ण रूप से नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में याद रखनी। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, नीति निर्देशक तत्व सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में क्या निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो किस अवधारणा से प्रेरित है, समाजवादी अवधारणा से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व जहाँ पे गांधीवादी उदार आपको दिखेगा और नीति निर्देशक तत्वों में आपको उदारवादी अवधारणा भी, इन तीनों अवधारणाओं का, ये तीनों जो अवधारणाएं हैं इनके लक्ष्यों को पूरा करने का काम कौन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और किसके लक्ष्य को पूरा करते हैं, सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में। और किस प्रकार के राज्य की कल्पना लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कहाँ पूरी होती है, नीति निर्देशक तत्वों के पालन से, लोक कल्याणकारी राज्य की। लेकिन इसकी प्रकृति है कि ये वाद योग्य नहीं है, इसको राज्य चाहे तो लागू करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है केवल, लेकिन बाध्यता नहीं है। इसलिए तो आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान किसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफेसर केटी शाह। बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन एक सामान्य जानकारी हमने इसके संदर्भ में क्या की है, प्राप्त की है। आगे प्रॉपर जब इस टॉपिक के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो हम और विस्तार से इनके संदर्भ में सारी जो प्रावधान है, एक एक संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। और कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है, आप देखिए ये जो टॉपिक है आपके अंतिम पड़ाव की ओर है। बहुत सारी विशेषताएं जिसके संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं तो सहकारी समितियां। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान भी भारत के मूल संविधान में नहीं था। सहकारी समितियों के संदर्भ में बात करें तो संविधान का 97वां अमेंडमेंट एक्ट
संविधान का 97वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसके संदर्भ में क्या करता है, प्रावधान करता है। और सहकारी समितियों से संबंधित हमारे भारत में संवैधानिक प्रावधान हमें जहाँ मिलते हैं, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, संविधान का भाग 9 ख सहकारी समितियों के संदर्भ में क्या करता है, संवैधानिक प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 43B संविधान के भाग 4 में वर्णित जो आर्टिकल 43 है वो सहकारी समितियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान करता है। और तीसरा जो है वो है आपके संविधान का आर्टिकल 19 का क्लोज नंबर 1। और इस क्लोज नंबर 1 में जो आपके ग जो खंड है वो भी सहकारी समितियों के संदर्भ में क्या करता है, प्रावधान करता है। तो ये 3 ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो सहकारी समितियों के संबंध में संविधान के 97 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए, और ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न, अगली विशेषता है विभिन्न स्वतंत्र निकायों की स्थापना। विभिन्न स्वतंत्र निकायों की स्थापना, तो यह भारतीय संविधान की अगली विशेषता है। विभिन्न स्वतंत्र निकायों की स्थापना, हमारे पूरे भारत देश में 2 प्रकार की निकायां काम करती हैं, 2 प्रकार के आयोग काम करते हैं। एक आयोग जो क्या है आपके संवैधानिक, जिसका संविधान में क्या है उल्लेख है, और एक आयोग आपको मिलेंगे गैर संवैधानिक। तो इन विभिन्न निकायों की स्थापना की गई। आपको पता है कि जब बात करते हैं संवैधानिक आयोगों की तो हम पढ़ते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 324 में है। भारत के निर्वाचन से संबंधित, चुनावों से संबंधित परिसीमन जारी करना, चुनाव की तिथियां तय करना, ये सारा कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग का जो एक ऐसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। आपके निकाय हैं भारत में, जैसे आपके एक आयोग है राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 में जिसका संवैधानिक प्रावधान है। आपके UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक ऐसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं, जैसे आपके महिला आयोग, कैसा आयोग है, एक गैर संवैधानिक आयोग है। आपके नीति आयोग जो कैसा आयोग है, आपके गैर संवैधानिक आयोग है। तो बहुत सारे आयोग जो गैर संवैधानिक हैं, जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, संवैधानिक प्रावधान जिसका नहीं है, जिसमें आपके महिला नीति आयोग हैं, और काफ़ी आयोग जो कैसे हैं आपके संवैधानिक हैं, आपके भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय वित्त आयोग और UPSC जिसका संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 315 में। तो विभिन्न स्वतंत्र निकायों की भारतीय संविधान में व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए निकायों की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु, ये विशेषता जो है आपके, जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। ये टॉपिक जो है आपके, इसके संदर्भ में जितनी भी जो भारतीय संविधान की विशेषता थी उसकी जो जानकारी हमने प्राप्त की है इन 4 जो हमारे सेशन में, इन सेशन के माध्यम से, इन क्लासों के माध्यम से। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी हैं, आगे इसी पे हम चर्चा करते हैं। पढ़ी थी हमने सबसे लंबा व लिखित संविधान है भारतीय संविधान की विशेषताओं में, इस विशेषता को भी हमने पढ़ा है। इन क्लासों के माध्यम से, इन सेशन के माध्यम से हमने पढ़ा कि विभिन्न स्रोतों से विहित है भारत का संविधान, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नम्यता और अनम्यता या कठोरता व लचीलेपन का क्या है, समन्वय है, इस विशेषता को भी हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, पूरी क्लास इसी पे है, ये विशेषता भी हमने भारतीय संविधान की पढ़ी है। सरकार का संसदीय स्वरूप, हमने जो कल जो सेशन लिया, पूरी चर्चा इसी एक बिंदु पे ही है कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके संदर्भ में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है, समन्वय है। कल इसके संदर्भ में हमने चर्चा की कि हमने बीच वाला रास्ता अपनाया, हमने आपके जुड़ाव वाला रास्ता अपनाया, समन्वय वाला रास्ता हमने अपनाया है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका, इस विशेषता, ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है, आपको अलग से ध्यान रखना है। भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर राज्य है। प्रस्तावना में भी इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया 42वां अमेंडमेंट एक्ट सन 1976। सकारात्मक अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत की अवधारणा। एक पाश्चात्य अवधारणा जो कैसी अवधारणा है? नकारात्मक। और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब अलग है, पंथ निरपेक्षता का मतलब अलग है। यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि धर्मविहीन व्यक्ति, धर्म के विरुद्ध व्यक्ति या धर्म से अलगाव वाली स्थिति, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म और राज्य में क्या होगा? संबंध होगा, लेकिन एक धर्म के साथ संबंध नहीं होगा, कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात सर्वधर्म समभाव वाले नीति पर हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। धर्म और राज्य में संबंध तो होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और आर्टिकल 14 जब पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 जब पढ़ते हैं, 25 से 28 तक हम प्रॉपर जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं, इन सब में हमें इस प्रकार के जो प्रावधान वो मिलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संदर्भ में भी हमने चर्चा की। सिंगल जो सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता के संदर्भ में भी चर्चा की। स्वतंत्र निकायों की स्थापना, अभी हमने इसके संदर्भ में चर्चा की है। आपातकालीन प्रावधान, इसके संदर्भ में भी हमने चर्चा की। त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां, ये सारी जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, एक एक करके हमने ये जो 4 सेशन लिए हैं, 4 क्लासें हमारी जो इस टॉपिक पे हैं, इन सब के संदर्भ में हमने आपके अच्छे से हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होंगी, आपको अच्छे से समझ आई होंगी। और हम नए टॉपिक के साथ आपके अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपको दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, आप और आपके परिवार को। और आप जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, और इस बीसीसी कैरियर के इस प्लेटफॉर्म पर आप के प्रत्येक जो आपके डाउट होंगे पॉलिटी से संबंधित, उनके संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे हम, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।